हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है, बेल्जियम और श्रीलंका के लोगों में क्या अंतर थे और किस तरीके से उन लोगों ने अपने अपने समुदाय के लोगों की भलाई के लिए प्रयास किया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बेल्जियम के लोगों ने जो उनके बीच अंतर था, किस तरीके से उन अंतरों को सत्ता में साझेदारी करके देश के एकता को उन्होंने मजबूत किया। वहीं हम लोग श्रीलंका के बारे में भी जानेंगे कि श्रीलंका में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम ने 1970 और 1993 के बीच 4 संशोधन किए, 4 कानून लाए और 4 कानून ला करके उन्होंने बाकी लोगों के लिए, चाहे वो डच हो फ्रेंच के लिए या फ्रेंच हो डच के लिए, इन लोगों में एक अपनत्व का भाव पैदा किया और उसी के लिए ये 4 संशोधन किए गए। वही हम लोगों ने देखा था कि श्रीलंका में जब आजाद हुआ श्रीलंका, तो 1956 में वहां की सरकार ने कई सारे कानून लाए, जिसकी वजह से श्रीलंका के सिंहलियों के अलावे बाकी जो समुदाय या धर्म के लोग थे, उन लोगों में अपनत्व का भाव न जगा, बल्कि उनमें बेगानेपन का एहसास हुआ। और उस बेगानेपन के एहसास ने वहां के लोगों ने तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जाकर एक अलग सरकार गठन की बात स्वीकार करी। और इससे हुआ ये कि वहां बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हुआ और वो तनाव जो था गृह युद्ध का रूप ले लिया। और आज भी हालात ये हैं कि अभी भी श्रीलंका में इन सिंहली और तमिलों के बीच हिंसक झड़प होती रहती है। कारण क्या है कि वहां इन्हीं सत्ता में उचित रूप से उनको साझेदार नहीं बनाया गया और इसी साझेदारी के न होने की वजह से श्रीलंका जो है उथल पुथल होते रहता है। वहीं अब हम लोग बेल्जियम को देखेंगे कि बेल्जियम के लोगों ने किस तरीके से मिलजुल करके एक ऐसी सरकार का गठन किया जिससे न सिंहलियों को न फ्रेंच को डचों और न डचों को फ्रेंचों, इन दोनों से अलग कर पाया, बल्कि वे दोनों एकजुट हो गए। एकजुट होकर के उन लोगों ने सत्ता का संचालन किया। क्या किया, आइए इसी चीज को अब हम लोग देखते हैं। तो 1970 से लेकर के 1993 के बीच इन लोगों ने 4 संशोधन किया, ताकि डचों को ये न लगे कि फ्रेंच जो है हमसे अलग हैं, या फ्रेंच को ये न लगे कि डच हमें बेगाना कर रहे हैं, और डचों को ये न लगे कि फ्रेंच हमें बेगाना कर रहे हैं। यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए 1970 से लेकर के 1993 तक 4 संशोधन किए गए। और इसके तहत जो सरकार बनाई गई, जो सरकार का गठन किया गया, वो एक आदर्श और एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हुआ, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आइए देखते हैं इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने पहला काम किया कि केंद्रीय सरकार का जो गठन किया, उसमें 50-50% जो मंत्री थे वो डच के रहे और फ्रेंच के रहे। अब जैसा कि आपको मालूम है, भारत में जो केंद्रीय सरकार होती है वो बहुत सारे कानूनों को बनाती है, और उन कानूनों के निर्माण में मंत्री जो लोग होते हैं वो अपना सहयोग देते हैं या विभिन्न विभागों का संचालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो था अंतर खत्म करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि 50% फ्रेंच और 50% जो है डच मंत्री बनाए गए। यानी केंद्र सरकार के जो मंत्री होंगे वो आधे आधे होंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार भारत में जो है गठबंधन करके सरकारें बनती है, तो जब मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है तो वे लोग प्रयास करते हैं कि जिस अनुपात में सीटें मिली हैं सत्ता दल को, उसी अनुपात में उनके मंत्री भी दिए जाए।
तो इसी तरीके से केंद्र सरकार में जो मंत्री थे वो 50-50 कर दिए गए, यानी 50% फ्रेंच के मंत्री होंगे और 50% डच के मंत्री होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक बराबरी का भाव पैदा किया गया। दूसरा काम क्या किया गया कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों को बांटा गया। अब राज्य स्तर पर जैसे आप लोगों ने देखा था कि एक एरिया जो था वो वोलेनेशिया था और एक जो था फ्लेमिश था। तो ये जो एरिया थे उनको अलग अलग रख करके इन अलग अलग स्तर पर सरकार का गठन किया गया और वो राज्य सरकारें जो थी वो स्वायत्त थी, यानी उन पर जो है केंद्र सरकार के अधीन काम करने का जिम्मा नहीं था, यानी वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकती थी। तो फ्रेंच जो थे उनकी एक अलग तरह की सरकार हो गई जो राज्य स्तर के कामों को करती थी और डच जो होते थे उनकी एक अलग हो गई। तो यानी अलग अलग राज्य स्तर पर, मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी भाषा या धर्म को लेकर के अलग अलग सरकार हो गई, बल्कि राज्य स्तर पर एक अलग सरकार हो गई जो केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। नेक्स्ट काम किया इन लोगों ने कि जो ब्रुसेल्स, आपने पढ़ा था कि जो राजधानी थी बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहां उल्टा था। जैसे बाकी क्षेत्रों में जो था वहां फ्रेंच जो थे वो कम थे, डच ज्यादा थे, लेकिन ब्रुसेल्स की अगर बात करी जाए तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच अधिक थे, डच कम थे। तो वहां भी इस चीज का समाधान किया गया। जब यहाँ डच लोगों ने 50-50 मंत्रियों को स्वीकार कर लिया तो वहां भी फ्रेंच लोगों ने बिना किसी झिझक के 50-50 जो है उस सरकार में भी मंत्रियों को स्वीकार कर लिया, यानी 50% जो लोग होंगे वो डच के होंगे और 50% फ्रेंच के होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने मिलजुल करके जो है एक ऐसी सरकार के गठन की बात करी या एक ऐसे सरकार का गठन किया जिससे किसी को कोई भेद न हो। नेक्स्ट इन्होंने काम क्या किया कि सामुदायिक सरकार का गठन किया। एक समुदाय, अब खास समुदाय के जैसे कि डच हो गए, फ्रेंच हो गए, ये अलग अलग समुदाय, तो इन लोगों ने अपनी शिक्षा, संस्कृति और भाषा, इन चीजों के प्रचार प्रसार करने या इसके विस्तार के लिए इन्होंने एक अलग से एक अन्य सरकार बनाई जिसको बोला गया सामुदायिक सरकार। तो इन लोगों ने ये 4 काम करी और 4 काम करके इन लोगों ने बेल्जियम में जो है अलग अलग वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी दी और हिस्सेदारी देने का परिणाम ये हुआ कि बेल्जियम जो है एकजुट होते हुए आगे बढ़ा। और इसी काम को श्रीलंका ने नहीं करा। श्रीलंका ने जो है तमिलों को बेगानेपन का एहसास कराया, यानी तमिलों की भाषा पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तमिलों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, तमिलों के धर्म को इन लोगों ने जो है स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वहां जो है विखंडन की स्थिति आ गई, अलग सरकार बननी शुरू हो गई। आने वाली स्थिति ये भी बिगड़ सकती थी, बिगड़ी कि गृह युद्ध हो गया। तो कहने का मतलब ये कि पूरे इससे हमें ये समझने में आता है कि अगर हम विभिन्न समुदाय वर्ग के लोगों को सत्ता में साझेदारी नहीं करते हैं तो हमारे जो है स्थिति खराब होती चली जाएगी। गृह युद्ध की टकराव होगा, टकराव से गृह युद्ध होगा और हो सकता है कि एकता जो है वो खतरे में पड़ जाए। तो हमें ये प्रयास करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से जो उचित प्रतिनिधित्व रखते हो उनको सत्ता में साझेदारी दी जाए, तभी जाकर के जो है एक अच्छे सरकार का गठन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, हम क्यों इनको साझेदार बनाएं। अब आपने यहाँ देखा कि 50% जो है वो नहीं थे फ्रेंच, लेकिन उनके बावजूद भी उनको 50% मंत्री यहाँ बनाया गया केंद्रीय सरकार में। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ब्रुसेल्स में मात्र 20% जो थे डच थे, लेकिन वहां भी इनको 50% दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। उनमें पहला रीजन है कि सामाजिक टकराव को कम करने के लिए। अब आपने पढ़ा था शुरू में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि वहां जब डचों में शिक्षा आनी शुरू हुई, जागृति आनी शुरू हुई, तो डचों को लगा कि जब हमारी संख्या ज्यादा है तो देश के संसाधनों पर हमारा ज्यादा अधिकार होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि उन लोगों में मनमुटाव आने लगा, डच और फ्रेंचों में मनमुटाव आने लगा
और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अगर किसी भी सामाजिक समुदाय में टकराव हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हमें हिस्सेदारी देना जरूरी है। कभी कभार आप लोगों को देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं किसी चीज को खाने को लेकर के झगड़ जाते हैं। क्यों झगड़ जाते हैं? ये ज्यादा ले लिया, ये कम ले लिया। लेकिन वहीं जब समझदार व्यक्ति उनमें हिस्सेदारी कर देता है कि इतना आपका है, इतना आपका है, तो क्या झगड़ा होता है? नहीं होता है, यानी टकराव नहीं होता है। तो टकराव को कम करने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज है राजनीतिक स्थिरता के लिए। अब हम लोगों ने देखा था कि जो श्रीलंका में स्थिति उत्पन्न हुई, एक अलग सरकार बननी शुरू हो गई तमिलों की ईलम। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो सरकार थी, अब जो तत्कालीन सरकार थी उसको लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। यानी कोई भी एक ऐसी सरकार न बन पाएगी जो स्थानीय समस्याओं को या स्थानीय स्थिति को सुधार सके। तो राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार जो है 2 दिन में 4 दिन में कुछ नहीं कर सकती है। जब तक उसको एक लंबा टाइम न दिया जाए तब तक वो कुछ भी अपनी रणनीति बना करके उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई पार्टी हर दिन हर बार जो है सरकार बदलती रहे तो इससे जो है एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और इस राजनीतिक अस्थिरता से विकास होना संभव नहीं है। तो राजनीतिक स्थिरता के लिए हमें जो है सत्ता में साझेदारी जरूरी है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कई तरह से साझेदारी होती है। जैसे मान लीजिए कि दो राजनीतिक दलों ने मिलकर के सरकार बनाया, लेकिन उनके बाद जो है उनके मंत्रियों को सही प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। परिणाम क्या होगा? वे अपना बहुमत जो है या जो उनके सांसद विधायक हैं उनको वो क्या करेंगे, ले करके हट जाएंगे। और हटने से क्या होगा कि जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसका जनाधार गिर जाएगा, उसका जो है जो बहुमत है वो खत्म हो जाएगा और उसकी सरकार गिर जाएगी। फिर दूसरी सरकार बनेगी। फिर अगर ऐसा ही होते रहे तो केवल सरकार ही बनती रहेगी और विकास काम नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। जो जिस अनुपात में सीट लाता है उस अनुपात में अगर उसके मंत्री को बना दिया जाए तो ये स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती है। तो राजनीतिक स्थिरता के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है देश की अखंडता के लिए। जैसा कि हम लोगों ने श्रीलंका में देखा या अन्य देशों के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, उनको बेगानेपन का अनुभव कराया गया। परिणाम यह हुआ कि वो एक अलग देश निकल गया, एक अलग देश टूट करके बन गया। तो देश की एकता और अखंडता के लिए भी हमें जो है सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है कि सबकी भागीदारी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं, विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं, विभिन्न जाति धर्म के लोग होते हैं। अगर उन सभी धर्म के लोगों को हम जो है सत्ता में हिस्सेदारी नहीं करते हैं तो उनकी समस्याएं जो है वो जनता की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में सबकी भागीदारी के लिए जो है हमें सत्ता में साझेदारी करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता का बंटवारा नहीं कि ये आप ले लो ये मेरे पास रहने दो, नहीं, बल्कि दोनों को एकजुट के साथ रह करके यानी सामूहिक रूप से किसी काम को करने की जिम्मेवारी ये होती है साझेदारी। तो साझेदारी जो है और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों की भागीदारी भी होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि साझेदारी जो होते हैं वो एक युक्तिपरक होता है, एक नैतिक होता है। युक्तिपरक का मतलब ये हुआ कि हम अपने माइंड से सोचे, है ना, कि फायदा क्या है और नुकसान क्या है, यानी फायदे और नुकसान को लेकर के जो निर्णय होता है वो हो गया युक्तिपरक। जैसे अभी हमने कहा कि अगर साझेदारी नहीं देंगे तो टकराव होगा, गृह युद्ध होगा, फिर जो है देश टूटेगा। तो ये हमारी सोच है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा। तो इन सब स्थिति को रखते हैं युक्तिपरक। और एक हमारे अंदर की जो अंतरात्मा होती है उससे आवाज आती है कि इनका अगर इतना प्रतिशत है या ये योगदान दे रहे हैं तो इनको इसका हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये हमारे अंदर से जो अंतरात्मा से जो आवाज आती है यानी सही गलत की जो पहचान हो जाती है वो हो जाता है हमारा नैतिक।
तो नैतिक है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो ये नैतिक जो है कारक है, और युक्तिपरक है कि हम जो है सबको साझेदारी दें, सभी को एक साथ रखें, देश की अखंडता के लिए रखें, इसके अलावा राजनीतिक स्थिरता के लिए रखें, और इसके अलावा जो है टकराव कम करने के लिए रखें। तो ये हमारा 3 जो ऑप्शन है ये युक्तिपरक हो गया, और चौथा जो ऑप्शन है वो नैतिक हो गया। अब सवाल उठता है कि सत्ता का साझेदार जो होते हैं वो कौन कौन से लोग होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं, यानी किस तरीके से और किन आधार पर जो है लोगों को सत्ता में साझेदारी दी जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे शासन के विभिन्न अंग के स्तर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे सरकार होते हैं उसके कई अंग होते हैं, और वे अंग जो होते हैं वो अलग अलग स्तर पर अपने अपने कार्यों को करने के लिए जिम्मेवार होते हैं, या अपने स्तर के जो पावर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस स्तर पर अगर हम देखें तो कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। तो इसमें जो कार्यपालिका होती है वो एक अलग स्तर पर, उसके बाद विधायिका अलग स्तर पर, और न्यायपालिका जो है अलग स्तर पर काम करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि ये एक दूसरे से अटैच है, हम इसको अलग अलग नहीं मान सकते। ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो इस चीज को, इस स्तर के जो बंटवारे होते हैं इसको बोला जाता है क्षैतिज बंटवारा। ठीक है, तो ये क्षैतिज स्तर पर जो है साझेदारी करती है, अपने अपने हिस्से की कामों को करती है, या अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करती है। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका में जितने कार्य होते हैं, चाहे वो मंत्रियों के कार्य हो या प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारियों के कार्य हो, तो ये कार्यपालिका पूरा करती है। उसी तरीके से विधायिका जो होती है वो कानून बनाने वाला काम करती है, और न्यायपालिका यानी कार्यपालिका विधायिका या लोगों के बीच जो किसी भी तरह का अगर भेदभाव हो या किसी भी तरह का टकराव हो उसको खत्म करने का काम करती है। तो ये काम न्यायपालिका करती है। दूसरे स्तर पर देखें कि सरकार के स्तर पर, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बेल्जियम में देखा कि उन्होंने एक केंद्र स्तर पर सरकार बनाई और एक राज्य स्तर पर सरकार बनाई, जिसमें राज्य स्तर की सरकार को छूट दी गई। लेकिन ऐसा भारत में नहीं है। भारत में भी सरकार के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक जो है प्रांत स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो यहाँ जो है राज्य स्तर की जो सरकारें होती है वो केंद्र सरकार के अधीन होती है, जबकि बेल्जियम में ऐसा नहीं था, केंद्र सरकार के अधीन नहीं थी। लेकिन यहाँ भी केंद्र और राज्य स्तर पर जो है सत्ता का बंटवारा किया गया है, और इन सत्ता के बंटवारे को करने का पीछे एक ही मकसद है कि स्थिरता कायम हो या विकास हो। तो केंद्र और राज्य स्तर पर या प्रांत स्तर पर भी सत्ता का बंटवारा किया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा केंद्र में एक अलग सरकार है और राज्य अलग में अलग अलग सरकारें होती है। दूसरी अगर हम बात करें, तीसरी बात करें सामाजिक स्तर पर, या सामाजिक स्तर पर भी बहुत तरह से लोगों को साझेदार बनाया जाता है। जैसे विभिन्न भाषा के लोग होते हैं, विभिन्न समूह के लोग होते हैं, या विभिन्न संस्कृति के लोग होते हैं, तो विभिन्न धर्म के लोग होते हैं। तो उन सभी लोगों को जो है राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व दी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को जो है नौकरियों में या शिक्षण संस्थाओं में जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब ये कि सामाजिक स्तर पर भी जो सांस्कृतिक भाषा या धर्म के स्तर पर जो लोग होते हैं उन लोगों को भी सामूहिक रूप से जो है या सत्ता में जो है हिस्सेदार बनाया जाता है, और हिस्सेदार बना करके उनके फायदे के बारे में बात करी जाती है। नेक्स्ट जो होता है आंदोलन एवं दबाव समूह। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है किसान आंदोलन हो रहे थे। तो किसान आंदोलन जो हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे? वो इसीलिए रहे थे कि सरकार की जो उनको लगता है कि जो सरकार ने उनके लिए जो नीतियां लाई है वो सही नहीं है। परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, और विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद ये हुआ कि सरकार को कहीं ना कहीं जो है उनकी बातों को मानने के लिए विवश होना पड़ा या उनसे वार्ता करनी पड़ी। इससे पहले जो है आपने देखा होगा कि वो सरकार जो है वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया सरकार का ध्यान इधर आता गया। तो आंदोलन के द्वारा जो है लोग अपनी मांगों को रखते हैं, और जो जायज मांगे होती है सरकार को माननी ही पड़ती है, और जो जायज मांगे नहीं होती है सरकार उसे नहीं मानती है। तो जो
दबाव होते हैं, चाहे वो जैसे शिक्षकों ने, आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षकों ने वेतनमान के लिए आंदोलन किया था, और इसी तरह से विभिन्न वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सरकार के सामने जो है विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं या आंदोलन करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी हिस्सेदारी के लिए, कि हमारे हित में ये काम सरकार करने को विवश हो जाए या सरकार हमारे हित में ये काम करे। इसके लिए जो विभिन्न तरह के जो आंदोलन होते हैं या जो दबाव समूह होते हैं वो सरकार पर क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, और सरकार को लगता है कि अगर हमारी स्थिति जो है मजबूत है और उनकी मांगे जायज नहीं है तो सरकार उनकी मांगों को निरस्त कर देती है। अगर उनकी मांगे जायज होती है, सरकार की स्थिति जो है उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, तो सरकार उनकी मांगों को मान लेती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दबाव समूह के द्वारा, आंदोलन के द्वारा जो है अपनी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए जो है दबाव बनाया जाता है या आंदोलन किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।